नमस्कार, मैं गंगाधर रावत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्य धारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सत्य धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह विशेष रिपोर्ट देश के उन लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए है, जिनके लिए पेंशन केवल हर महीने बैंक खाते में आने वाली एक राशि नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों, दवाइयों, परिवार के खर्च और सम्मानजनक जीवन का महत्वपूर्ण सहारा है। पिछले लंबे समय से EPS 95 पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने, महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राहत देने, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने, परिवार पेंशन से जुड़े मामलों को आसान करने, पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समस्याओं का समाधान करने तथा पेंशन भुगतान से जुड़ी प्रशासनिक परेशानियों को कम करने की मांग अलग अलग मंचों पर उठती रही है। इसी बीच सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह की खबरें और दावे सामने आते रहते हैं। कहीं दस्तावेजों की मांग को लेकर अनेक तरह के संदेश आते रहते हैं। कहीं 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की बात कही जाती है, कहीं नई पेंशन राशि लागू होने का दावा दिखाई देता है, कहीं किसी फाइल के आगे बढ़ने की जानकारी दी जाती है और कहीं यह बताया जाता है कि जल्द ही सभी पेंशन भोगियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीद और आधिकारिक पुष्टि के बीच का अंतर समझा जाए। पेंशन भोगियों की मांग अपनी जगह महत्वपूर्ण है, संगठनों की आवाज अपनी जगह महत्वपूर्ण है और सरकार के सामने रखे गए प्रस्ताव भी चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन किसी मांग को लागू सरकारी निर्णय तभी माना जा सकता है जब सक्षम सरकारी प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक निर्देश जारी हो। इसीलिए आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम EPS 95 से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि किसी भी पेंशन भोगी को वायरल संदेशों, अधूरी जानकारी या अपुष्ट दावों के कारण भ्रमित ना होना पड़े। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी एक विशेष पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की स्थिति को समझने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पेंशन का निर्धारण निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों के अनुसार होता है। हर पेंशन भोगी की सेवा अवधि, पेंशन योग्य वेतन, योगदान और लागू नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की पेंशन राशि भी समान होना जरूरी नहीं है। इसी कारण जब सोशल मीडिया पर यह संदेश दिखाई देता है कि सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को एक निश्चित राशि मिलना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे दावे को बिना आधिकारिक दस्तावेज देखे अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है। वर्तमान समय में पेंशन भोगी संगठनों द्वारा न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है और 7,500 के साथ महंगाई भत्ते की मांग भी इसी व्यापक मांग का प्रमुख हिस्सा है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, चिकित्सा जांच, दैनिक जरूरतों, बिजली, पानी, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को देखते हुए बहुत कम न्यूनतम पेंशन में बुजुर्गों के लिए जीवन चलाना कठिन हो सकता है। यह एक वास्तविक सामाजिक और आर्थिक चिंता है और इसी वजह से न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर समय समय पर चर्चा होती रही है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की मांग को अभी लागू हो चुकी नई पेंशन व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए, जब तक संबंधित सक्षम प्राधिकरण की ओर से इसका स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने ना आए। यही अंतर इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश भर में EPS 95 पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से यह आवाज उठाई जाती रही है कि न्यूनतम पेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मूलभूत जरूरतें सम्मान के साथ पूरी कर सके। कई पेंशन भोगियों के लिए बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। नियमित दवाइयां, डॉक्टर से परामर्श, जांच, अस्पताल में उपचार और अन्य चिकित्सा आवश्यकताएं सीमित पेंशन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल सकती हैं। इसी कारण पेंशन बढ़ोतरी की मांग के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग भी सामने आती रही है। कई पेंशनर संगठन चाहते हैं कि EPS 95 से जुड़े बुजुर्गों के लिए ऐसी चिकित्सा व्यवस्था विकसित हो जिससे बीमारी की स्थिति में उनकी पूरी पेंशन इलाज पर ही समाप्त ना हो जाए। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत तीनों अलग अलग नीतिगत विषय हो सकते हैं। किसी एक विषय पर चर्चा होने का अर्थ यह नहीं होता कि बाकी सभी मांगे स्वतः मंजूर हो गई हैं। इसलिए किसी भी अपडेट को उसी दायरे में समझना चाहिए जिसमें वह आधिकारिक रूप से जारी किया गया हो। 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कई वर्षों से पेंशन भोगियों के बीच चर्चा बनी हुई है। इस मांग का मूल आधार जीवन यापन की बढ़ती लागत और पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति से जुड़ा हुआ है। समय के साथ जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है तो समान मासिक राशि से पहले की तुलना में कम जरूरतें पूरी हो पाती हैं।
यही वजह है कि पेंशनर संगठन न्यूनतम पेंशन को महंगाई के अनुरूप संशोधित करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन किसी भी नई राशि को लागू करने के लिए केवल मांग पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए वित्तीय प्रभाव का आकलन, संबंधित विभागों की प्रक्रिया, योजना की आर्थिक स्थिति, आवश्यक प्रशासनिक विचार, संभावित बजटीय प्रभाव और सक्षम स्तर की मंजूरी जैसे अनेक पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में संशोधन का कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में यह देखना होगा कि नई राशि किन पेंशन भोगियों पर लागू होगी, क्या पुराने पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा, महंगाई राहत की गणना किस प्रकार होगी और किसी संभावित बकाया भुगतान का प्रावधान है या नहीं। पेंशन से जुड़ी खबरों में एक और महत्वपूर्ण विषय है सरकारी फाइल और कथित मंजूरी। अक्सर किसी बैठक, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात या किसी अधिकारी के साथ चर्चा को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है जैसे अंतिम निर्णय हो चुका हो, जबकि प्रशासनिक प्रक्रिया में चर्चा, प्रस्ताव, विचार विमर्श, सिफारिश, वित्तीय परीक्षण और अंतिम आदेश अलग अलग चरण हो सकते हैं। किसी संगठन द्वारा यह बताना कि उसकी मांग सरकार के सामने रखी गई है अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी अधिकारी द्वारा किसी मांग पर विचार करने की बात कहना भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन दोनों बातों को सरकारी आदेश समझना उचित नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई संदेश या दावा करे कि फाइल मंजूर हो गई है, आदेश जारी हो गया है या नई पेंशन अगले समय से खाते में आने वाली है, तो सबसे पहले आदेश संख्या, जारी करने वाले विभाग और आधिकारिक स्रोत की जांच करनी चाहिए। यदि यह विवरण उपलब्ध नहीं है तो उस जानकारी को पुष्टि की प्रतीक्षा में रहने वाली खबर के रूप में देखना ज्यादा सुरक्षित होगा। पेंशन भोगियों को यह भी समझना चाहिए कि ईपीएफओ की वित्तीय व्यवस्था और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रश्न सीधे सीधे एक ही बात नहीं है। ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी वित्तीय राशि, निवेश, योगदान और फंड की स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर कई प्रकार की व्याख्याएं सामने आती हैं। लेकिन किसी संस्था के पास बड़ी राशि का होना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि पूरी राशि को किसी भी समय मनचाही पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंशन फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, निवेश से प्राप्त आय, योजना की देनदारियां और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं अपने अपने नियमों के अधीन हो सकती हैं। यदि न्यूनतम पेंशन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाता है तो अतिरिक्त वित्तीय भार, धन के स्रोत, योजना की दीर्घकालीन स्थिरता और संबंधित नियमों में संभावित बदलाव जैसे विषयों पर भी विचार करना पड़ सकता है। इसीलिए इस विषय पर गंभीर चर्चा केवल भावनात्मक नारों से नहीं बल्कि वास्तविक वित्तीय आंकड़ों और टिकाऊ नीति के आधार पर होनी चाहिए। पेंशन भोगियों की मांग का सम्मान करते हुए सरकार के सामने यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावित सुधार को लंबे समय तक किस तरह वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है। ईपीएस 95 से जुड़े मामलों में उच्च पेंशन का विषय भी अक्सर न्यूनतम पेंशन की चर्चा के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संबंध उच्च पेंशन के विकल्प और उससे जुड़े कानूनी तथा प्रशासनिक प्रश्नों से था। इसके बाद पात्र सदस्यों के लिए उच्च पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं और विकल्पों को लेकर ईपीएफओ की ओर से विभिन्न निर्देश और प्रक्रियाएं सामने आई। लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया को सीधे 7,500 न्यूनतम पेंशन की सरकारी मंजूरी के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। उच्च पेंशन का विकल्प एक अलग विषय है, जबकि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक व्यापक नीतिगत विषय है। पेंशन भोगियों को इन दोनों मुद्दों के बीच अंतर समझना चाहिए ताकि किसी पुराने न्यायिक निर्णय को नई न्यूनतम पेंशन की घोषणा के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जाए। यदि किसी व्यक्ति का उच्च पेंशन विकल्प से जुड़ा व्यक्तिगत मामला है तो उसे अपने सेवा रिकॉर्ड, पात्रता और संबंधित आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार स्थिति समझनी चाहिए। पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समस्या भी हजारों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कई कर्मचारियों ने दशकों पहले अलग अलग संस्थानों और कंपनियों में काम किया होगा। समय के साथ नियोक्ता बदल गए, कुछ संस्थान बंद हो गए, रिकॉर्ड पुराने कार्यालयों में चले गए और दस्तावेजों की स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के नाम की वर्तनी में अंतर हो सकता है, जन्म तिथि में गलती हो सकती है, पिता के नाम में अंतर हो सकता है या सेवा अवधि से संबंधित रिकॉर्ड में कोई विसंगति हो सकती है। ऐसे मामलों में पेंशन भोगी के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यह है कि उपलब्ध दस्तावेजों को व्यवस्थित रखा जाए, संबंधित कार्यालय से लिखित जानकारी ली जाए और शिकायत या आवेदन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। केवल किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मूल दस्तावेज सौंप देना उचित नहीं है। यदि किसी दस्तावेज की जरूरत है तो संबंधित प्रक्रिया और आधिकारिक मांग की जानकारी लेना अधिक सुरक्षित रहेगा। डिजिटल व्यवस्था के बढ़ने के साथ पेंशन सेवाओं में ऑनलाइन प्रक्रियाओं का महत्व भी बढ़ा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, बैंकिंग विवरण, ऑनलाइन शिकायत, पेंशन रिकॉर्ड और अन्य सेवाओं से पेंशन भोगियों को काफी सुविधा मिल सकती है। लेकिन बुजुर्गों के लिए तकनीकी प्रक्रिया कभी कभी कठिन भी हो सकती है। जिन पेंशन भोगियों को मोबाइल, इंटरनेट, ओटीपी या ऑनलाइन पोर्टल
पोर्टल का उपयोग करने में परेशानी होती है उनके लिए अधिक सरल सहायता व्यवस्था की जरूरत है। डिजिटल प्रक्रिया का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब वास्तविक लाभार्थी बिना अनावश्यक परेशानी के सेवा प्राप्त कर सके। इसीलिए पेंशन भोगियों के लिए हेल्प डेस्क, सहायता केंद्र और स्पष्ट मार्गदर्शन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। किसी भी डिजिटल समस्या को केवल पेंशन भोगी की गलती मानने के बजाय तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी का हिस्सा है। जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े मामलों में भी समय पर प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण हो सकता है। पेंशन भोगियों को अपनी संबंधित प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा और आधिकारिक निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। यदि डिजिटल माध्यम से प्रमाण जमा करने में परेशानी आती है तो उपलब्ध अधिकृत विकल्पों के बारे में संबंधित संस्था से जानकारी लेना बेहतर है। किसी अनजान एजेंट के माध्यम से प्रक्रिया कराने के नाम पर अनावश्यक भुगतान या बैंक की गोपनीय जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सत्यधारा चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए सत्यधारा को अभी सब्सक्राइब करें।